नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी जो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की है। इसमें हम लोग अभ्यास 2 के नियम को देख रहे थे। अभ्यास 2 के नियम में हम लोग 2 नियमों तक हल कर चुके थे, उसको पढ़ चुके थे। आज तीसरा नियम देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए इन नियमों को। देखिए क्या कह रहे हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 3 या उससे अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। हाँ, और फिर देखिए 3 पुरुष भी होते हैं। प्रथम पुरुष, प्रथम या अन्य पुरुष, जैसे कहते हैं स तौते। हाँ, और रामः रामो रामा, ये सब क्या इसमें आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। प्रथम पुरुष या प्र। देखिए ये शॉर्ट को देखते हुए चलिए, जहाँ कहीं भी ये लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब प्रथम पुरुष के बारे में कह रहे हैं। अर्थात वे दोनों, वे सब, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, ये जितने भी आएंगे, किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम, मतलब जितनी भी संज्ञाएं आएंगी वो किस में आएंगी? प्रथम पुरुष में आएंगी। ठीक है, मध्यम पुरुष में आता है आपका तुम दोनों, तू मतलब तू अर्थात तुम। ठीक है, और क्या बोलते हैं? तुम दोनों और तुम सब। उत्तम पुरुष में कहते हैं उत्तम पुरुष अर्थात मैं, हम दोनों और हम सब। ठीक है, इसको स्मरण कर लेना चाहिए। यदि हम आपसे बात करें, इसको छोटा कर लीजिए। यदि हम आपसे बात करें कि इनका कहने का मतलब है कि सह, तौ, ते, त्वम, युवाम और यूयम। स तौते, त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम। और यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रही हूँ वयम। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये एक वचन है, सह, त्वम और अहम। तो ये तौ, युवाम और आवाम ये द्विवचन है। और ते, यूयम और वयम, ते, यूयम और वयम ये क्या है? बहुवचन है। ठीक है, और ये प्रथम पुरुष में आता है। सह तौते प्रथम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष है और अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो सह तौते के बारे में हम लोग नियम इसका पढ़ चुके हैं, इसका अभ्यास कर चुके हैं। और डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी त्वम, युवाम, यूयम के मध्यम पुरुष का नियम और अभ्यास बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग अहम, आवाम और वयम यानी उत्तम पुरुष को हम लोग देखेंगे। तो यही आपसे याद करने को बोल रहे हैं ये, कि इसको आप याद कर लीजिए। 5वां नियम देखिए क्या है? 5वां है कि संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियाँ तक कारक होते हैं। संबोधन को ले लेंगे तो 8 विभक्तियाँ हो जाएंगी। ठीक, और कारक हो जाएंगे। उनके नाम और चिन्ह ये हैं। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति को हम कारक में नहीं गिनते हैं। संबोधन प्रथमा का ही एक भेद होता है। ठीक, अब ये देखिए क्या है, यहाँ पे आपको कारक बता रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। इन कारकों को आपको कर्ता ने और कर्म को ये दोनों कारक आपको प्रथम नियम में जो अभ्यास 1 का जो नियम है उसमें आपको बताया जा चुका है। उसके अभ्यास 1 के प्रश्न में आपको करवा भी चुके हैं। ठीक है, कर्ता और कर्म आया भी है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के अनुवाद हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो अब आज इसको आपको याद करवा रहे हैं कपिल देव द्विवेदी जी कि पहले देखिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, ये इसको शॉर्ट में प्र, द्वि, त्रि, च ऐसे लिखे हैं। ठीक है, फिर क्या है? पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक, और इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिए हैं श, स और संबोधन। ठीक, अब ये देखिए क्या है
कि जब भी हम कारक याद करने को बैठते हैं तो ये विभक्ति को याद करते हुए भी यदि हम कारक को याद करेंगे तो कभी याद नहीं होता है कारक। हाँ, विभक्ति को आपको इतना समझ लेना चाहिए, ये तो गिनती है। हाँ, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, हाँ, संबोधन, ये क्या है? ये तो गिनती है। इसको तो आपको याद ही होगा। हाँ, इसमें तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद कहाँ करना है? ये याद करना है कारक और चिन्ह उसके। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, यहाँ पे ने भी लिखा हुआ है, करण से द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक। और पंचमी विभक्ति में अपादान से संबंध का के, ये अपादान से जो है वो अलग होने के अर्थ में से आता है, तब अपादान से का प्रयोग होता है, क्योंकि करण में भी से है और अपादान में भी से है, तो दोनों से का प्रयोग एक से होता है जो साथ में चलता है, वहाँ पे करण कारक लगता है, और जहाँ कोई चीज़ अलग हो रही हो वहाँ पे अपादान कारक लगता है। और संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे अय भो, तो ये जो है इसको आपको याद कर लेना चाहिए कारक को, और बहुत सारे दोस्तों को तो याद होगा भी, क्योंकि ये तो बेस है। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये तो सभी को याद होगा कारक। अब देखिए 7वां नियम क्या कह रहा है कि अचहीनम परिण संयोज्यम, अचहीनम परिण संयोज्यम, कह रहे हैं कि हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है, यह नियम ऐच्छिक है। हाँ, जैसे तुम अद्य, आप ये कहेंगे इसमें जो है कोई संधि हुई है ना, इसमें संधि नहीं हुई है। ये आपको पता ही है कि ये हल है अर्थात व्यंजन है, और ये स्वर है। हाँ, व्यंजन इस वजह से है क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। अब इसमें आकर के ये अ स्वर मिल जाएगा तो ये बन जाएगा तोमद्य। क्या बन जाएगा? तोमद्य। यूयम इदानीम, तो यूयम इदानीम है तो म में हलंत लगा हुआ है और ये ई है, तो म में ये ई मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? यूयमिदानीम, यूयमिदानीम, ठीक। तो ये क्या होता है? ये ऐच्छिक है। आप तो यूयम और इदानीम अलग अलग भी लिख सकते हैं और दोनों को जोड़कर भी लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ने पर आप ये कह सकते हैं कि अचहीनम परिण संयोज्यम, अर्थात ये एक नियम है कि हल व्यंजन के आगे यदि कोई स्वर हो तो दोनों को मिला दिया जाता है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई संधि का नियम नहीं है। तो ये था आज का नियम, और ये जो नियम हम लोगों ने 3, 4, 5 और कारक जो आपको याद करना है, इसको आप याद कर लीजिए, नोट आउट करिए, ठीक है। कुछ मेहनत करिए तो देखिए आप कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप में अनुवाद करने के प्रति रुचि जागृत होगी और अच्छे से आप अनुवाद कर पाएंगे। तो ये नियम आप लोग पढ़ लिए होंगे ध्यान से। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इस अभ्यास 2 के अभ्यास के साथ में, ठीक है। पहले की भांति हम लोग अभ्यास 2 का अभ्यास करेंगे, जैसे अभ्यास 1 किए थे, अब अभ्यास 2 करेंगे। तो कल के वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास करेंगे मध्यम पुरुष लट लकार का। तो तब तक के लिए विदा चाहती हूँ आपसे, मिलती हूँ अगले वीडियो में।